पर इसके संदर्भ में एक लंबी लड़ाई थी। भारतीय जनता पार्टी, पूर्ववर्ती जनसंघ जम्मू कश्मीर के संदर्भ में इस बात को लेकर नाराज रहा कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं होने चाहिए। धारा 370 के प्रावधानों को लेकर जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असहमति को कभी छुपाया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे में कश्मीर से धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति हमेशा ही बना रहा। जब 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत, स्पष्ट जनादेश के साथ सत्ता में आई, तो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और धारा 35 के संदर्भ में तमाम प्रावधानों को समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला संसद में लिया गया। तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उस प्रस्ताव को पेश किया गया था। इसके साथ यह दावा किया गया था कि अब कश्मीर लहूलुहान नहीं रहेगा, जम्मू कश्मीर में आतंकी नहीं रहेंगे, जम्मू कश्मीर में शांति का नया दौर आएगा, जम्मू कश्मीर भारत के मुख्य धारा का हिस्सा बनेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी वो सारे अधिकार, वो सारे संसाधन, वो सारी सहूलियतें मिलेंगी जो भारत के बाकी नागरिकों को मिलती है। बड़ी उम्मीद के साथ में हम उस शांति के इंतजार में रहे, लेकिन पिछले कुछ समय से वापस जम्मू कश्मीर से आतंकी हमलों की खबरें आ रही हैं। पर बदलाव यह है कि घाटी शांत है और इस बार अशांति के स्वर जम्मू से आ रहे हैं। ये अशांति के स्वर हमें बेचैन करते हैं, ये अशांति के स्वर हमें आशंकित करते हैं और ये अशांति के स्वर ही हमें चर्चा के अंतर्गत इस विषय पर बात करने के लिए बाध्य करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेशित किया गया है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव होने चाहिए। जब धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति हुई थी, उसके समय से ही जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के द्वारा शासन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यह आवाज अलग अलग स्तर पर आती है कि वहां पर निर्वाचित सरकार अस्तित्व में आनी चाहिए, वहां पर अपनी सरकार अस्तित्व में आनी चाहिए। अब जब 30 सितंबर नजदीक है, ऐसे में इन आतंकी घटनाओं को हम किस रूप में देखें? क्या एक बार फिर वहां पर लोकतंत्र बहाल होने की उम्मीदों को रौंदने की कोशिश की जा रही है? क्या एक बार फिर अपने ही हालातों के चलते मुश्किल में पड़ा पाकिस्तान की वहां की हुकूमत कश्मीर में अराजकता लाकर अपने आप को वहां पर स्थिरता लाने की कोशिश कर रही है? या कोई अन्य शक्तियां हैं जो कश्मीर के हालातों को भयावह बनाने की कोशिश कर रही हैं? और इन सब के बीच में भारत सरकार इस मसले से किस तरीके से निपट रही है, इसे जानने में भी हमारी दिलचस्पी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस नाजुक और महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। हमारे साथ में डॉक्टर निर्मल सिंह जी है, भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर चेहरे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हालात के संदर्भ में निर्मल सिंह जी की मौजूदगी निश्चित रूप से हमें जमीनी स्थितियों से वाकिफ कराएगी। हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी साहब भी मौजूद हैं। जे.एस. सोढी साहब की मौजूदगी भी हमें वहां की वास्तविकताओं से परिचित कराने में मददगार रहेगी। हमारे साथ में रविंद्र शर्मा जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। उनके माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ शौकत चौधरी जी भी होंगे, जो वहां का एक प्रमुख राजनीतिक दल पीडीपी का प्रतिनिधित्व करेंगे। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर निर्मल सिंह जी से ही करते हैं और निर्मल सिंह जी से समझने की कोशिश करते हैं कि वहां के हालात आपको कितना बेचैन कर रहे हैं। एक समय यह दावा किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में टेरर अब इतिहास की बात है, वर्तमान टूरिज्म का है। पर जब अमरनाथ की यात्रा चल रही है, ऐसे में शिव खोड़ी की गुफा से दर्शन करके लौट रहे तीर्थ यात्रियों की बसों पर हमला हो जाता है। 10-10 बेकसूर यात्री, तीर्थ यात्री जान गंवा बैठते हैं। सेना के शिविरों पर हमले की खबरें सुर्खियां बन रही हैं। क्या माने निर्मल जी, हालात संभालने में नाकाम रह रहे हैं हम, या कुछ और आप इसमें देख पा रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चर्चा है उस चर्चा में मुझे जोड़ा है। जी, धन्यवाद। मैं अपने को पैनलिस्ट से भी निवेदन करूंगा, आपसे भी निवेदन करूंगा, क्योंकि विरोधी पक्ष के लोग भी हैं, वो बात रखेंगे, सरकार को वो क्रिटिसाइज भी करेंगे, करना भी चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति उस तरीके से नहीं होनी चाहिए जो कहीं इलेक्शंस में होती है, बाकी नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है जी। तो ये जरूर इस सब का ध्यान रखेंगे, मेरा कहना है। देखिए, आपने जो एक इंट्रोडक्टरी अपना जो रिमार्क्स दिए हैं
उसके मद्देनजर जो है काफी बातें आपने कही हैं। यहाँ का जो संवैधानिक स्थिति थी, उस संवैधानिक स्थिति में यहाँ अलगाववाद और टेररिज्म को, उग्रवाद को लाने में क्या उसका लाभ था, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का उसमें क्या उसकी सोच थी। और जब 5 अगस्त 2019 के बाद ये सारा जो है बदलाव, जो संवैधानिक बदलाव किया गया, तो आपने कहा था टेररिज्म खत्म हो जाएगा, यहां शांति होगी, टेरर नहीं रहेगा, टूरिज्म में आएगा। ये सारी बातें आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कही हैं। देखिए, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में 1947 से नहीं, मैं तो 1930 से जो है मैं बात करता हूं, मैं कि इतिहास का विद्यार्थी हूं जी, क्योंकि 13 जुलाई 1931 को जो हुआ था, जिसको अभी तक 5 अगस्त 2019 तक हम शहीदी दिन मनाते थे, तब से ये जो है यहां पर जो है सारी बात चलती थी। देखिए, जो 370 या 35A था, उसने, हमारा मानना था, इसने जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को और विशेषकर तौर पर कश्मीरियों को ये मैसेज दिया कि बेशक आप भारत में रहते हैं, लेकिन आप उस प्रकार के भारतीय नहीं है जैसे पूरा भारत है, हम स्पेशल हैं। और इसके नाते यहां पर अलगाववाद और उग्रवाद को मौका जो दिया गया। 50,000 लाशें जो है जम्मू कश्मीर में गिरी हैं, जिसमें हमारे सेना के लोग, सुरक्षा बल के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस के आम सिविलियन जो हैं वो भी इसमें मारे गए। और मैं इसमें उन टेररिस्ट को भी मानता हूं जो 50,000 में जो लोग गुमराह होके जिनको पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया, यहां पर जो है वो अपने उससे मारे गए। तो मेरा कहना है कि बीजेपी ने अभी है टेररिज्म को जो है फाइट करने के लिए, और जम्मू में जो एक ये बना हुआ है सारा, जिसमें हमारे शहीद जो है हुए हैं, नौजवान शहीद हुए हैं, आर्मी के शहीद हुए, मैं उनको श्रद्धांजलि भी भेंट करता हूं। ये प्रॉक्सी वार में पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है जी। अभी सरकार की बात जब कहते हैं, सरकार की बात है कि ये है सरकार कहां इसमें वो कमी आ रही है। देखिए, ये पहली बार है कि भारतीय सेना, हमारे सुरक्षा बल को, उनको फ्री हैंड है, जो पहले नहीं होता था जी। और यही कारण है कि आज जो है इतने सालों से जो है जब जो लोग धंधनाते आते थे, टेररिस्ट आते थे, जुलूस में आते थे, वो अभी समाप्त है। और 2 करोड़ लोग है टूरिस्ट यहां पर आए हैं, और ये कायर यहां तक पहुंच गए कि टारगेट मासूमों को मारना, इन्होंने टारगेट किलिंग शुरू कर दी। ये यहां पर हुआ है। और आप देखें, अभी उनको कश्मीर घाटी से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। जम्मू के बड़े बड़े पहाड़ जो है उसमें वो जो घुसे हुए हैं, तो ठीक है, उनको भी फाइट करने के लिए आर्मी जो है, जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है वेपनरी में, जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है हथियार दिए गए हैं, ये पिछली सरकारों में भी दिए गए हैं। मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी अपने तरीके से इसको फाइट किया है। तो जो है इसके कारण, लेकिन ये प्रॉक्सी वार है, कभी कभी दुश्मन जीतता हुआ नजर आता है। लेकिन मेरा अपेक्षा है अपने साथियों से, अपोजिशन से, कि इसको एकजुट होके सरकार की कमियों को जरूर निकालें, और कहां कहां कमी रही है उसको जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन का ये काम है। लेकिन जो है डेड बॉडीज के ऊपर जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए। आतंकी हमले होते थे, निर्दोष मारे जाते थे, बेकसूर लोगों की जान जाती थी, उस समय पर आप बड़ी मुखरता के साथ सरकार की नीति और उसके क्रियान्वयन पर सवाल उठाते थे। आप बताते थे कि ना तो इस सरकार की नीयत है, ना नीति है, ना इच्छा शक्ति है। पर आपने देश को यह बताने की कोशिश 5 अगस्त 2019 को संसद में की, और उसके बाद लगातार पूरे देश को आप बताते रहे कि अब हम बताएंगे कि देश कैसे चलता है, कश्मीर में शांति कैसे आती है। हम 5 साल से उस शांति के इंतजार में हैं। जानना चाहते हैं कि कश्मीर घाटी में 15% हिंदू हुआ करते थे 1989 में, जब पहली लाश गिरी थी, और अब 0.01% हिंदुओं की आबादी रह गई। कश्मीरी हिंदू इंतजार करते रह गए हैं कि उनका पुनर्वास होगा, उनकी घाटी में वापसी होगी। जानना चाहता हूं, जब मेरे साथ में निर्मल सिंह जी जैसा वरिष्ठ व्यक्तित्व मौजूद है, कि इस मोर्चे पर 5 साल में आपकी उपलब्धि क्या है। जानना आपसे यह भी है कि आखिर जम्मू जो अपेक्षाकृत शांत हुआ करता था, वहां पर अपना तरीका बदलकर
आतंकी हमले कैसे कर पा रहे हैं? क्या ये हमारी विफलता नहीं? क्या ये हमारी चूक नहीं? क्या ये हमारी समझ की कमी नहीं? इन दोनों पर निर्मल जी आप जैसे जिम्मेदार भाजपा के नेता को जवाब तो देना चाहिए। इसे राजनीति के दायरे में नहीं बल्कि देश के सम्मुख सच्चाई के तौर पर तो देखा जाना चाहिए। दोनों विषय पर निर्मल जी आपसे स्पष्टता की अपेक्षा है। जी देखिए, मैंने कुछ बातें तो कही हैं। देखिए, पहले क्या था? पहले था कि हमारी सुरक्षा बलों के, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स जो है, कर्नल साहब जहां बैठे हुए हैं, वो भी बताएंगे और हो सकता है, मुझे पूरा यकीन है कि वो यहां रहे होंगे। आज सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड है। आज जो अपोजिशन पार्टी कहते हैं अफसपा को विड्रॉ किया जाए, नौजवानों को छोड़ा जाए, ये गुमराह नौजवानों को, जो टेररिस्ट है, जो सेपरेटिस्ट, उनको छोड़ा जाए, जो बातें कहते हैं, जो सरकार इसके ऊपर बिल्कुल भी जो है इससे एग्री नहीं करते। यही अपोजिशन के लोग हैं, कहते हैं पाकिस्तान से बात किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर टेररिज्म को यूज कर रहा है। हमारा मानना है कि जो है ये उनसे बात तब तक नहीं करेंगे क्योंकि जब तक टेरर और टॉक्स बात साथ नहीं चल सकते। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक किया, हमने मतलब हमारे सुरक्षा बलों ने, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन था और हमारे जो भी डिफेंस के लोग थे उन्होंने किया, सफलतापूर्ण किया। आज पाकिस्तान की जो हालत है, तो ये पाकिस्तान से डील करना, टेररिज्म से और अलगाववाद से डील करने के लिए बहुत ही अहम है। यहां पर जो इस प्रकार की अलगाववादी लीडरशिप थी, चाहे हुर्रियत के लोग थे, चाहे जमायत इस्लामी जैसे लोग थे, चाहे ये टेररिस्ट ग्रुप थे, आज टेररिस्ट ग्रुप के सभी कमांडर्स मारे जा चुके हैं। आज जो है जमायत इस्लामी पर बैन है। आज जो सेपरेट लीडर जो है, जिनके साथ जो है अब जो प्राइम मिनिस्टर हमारे जो होते थे, वो खाते थे, डिनर करते थे, जहां बड़ी बड़ी बातें होती थी वहां जाके, यासीन मलिक जैसे, आज वो जेल में हैं। तो ये हमने किया है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने अपना शिफ्ट किया, 50 के लगभग जो फिगर्स आ रही है, उन्होंने जो है जम्मू प्रोविंस में जो है उनको धकेला है टनल्स के द्वारा और दूसरे कई तरीके के द्वारा। और यहां पर उन्होंने जो है पुराने जो स्लीपर सेल्स थे, ऐसा नहीं वो बिल्कुल समाप्त हो गए, क्योंकि टेररिज्म एक आइडिया है, इसको समाप्त करने में 2-4 साल 10 साल या जो है कुछ डिकेड से नहीं। आज आयरलैंड में आयरिश जो निहिलिस्ट हैं, आज भी वहां सक्रिय हैं, पंजाब में हम देखते हैं। तो इसलिए ये आइडिया को समाप्त करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी प्रमुख है, वो तो हम ओन करते हैं। जो हमारे शहीद हुए हैं नौजवान, उसका जो है उनको जो श्रद्धांजलि देने के लिए इनको फिनिश करना सरकार का काम है। लेकिन मैं अपोजिशन से कहूंगा कि उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मसले के ऊपर सरकार को बिल्कुल क्रिटिसाइज करिए, आपको करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आप अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं कर रहे। और लेकिन जो है, जो एक्सपर्ट हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट है, ये भी बात करेंगे। इस दायरे में मैं कहूंगा कि इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहिए। इसको आगे बढ़ाने से निर्मल जी कह रहे हैं, पर उन्होंने मेरी दोनों बातों का जवाब नहीं दिया है। मैंने जानना चाहता कितने कश्मीरी पंडित धारा 370 की समाप्ति के बाद अपने घरों को लौट पाए हैं। इसका उत्तर मुझे नहीं मिला। मुझे इसका भी उत्तर नहीं मिला कि जम्मू में आतंकी दाखिल होकर अपने मंसूबों को कैसे पूरा कर पा रहे हैं। पर मेरे साथ में रविंद्र शर्मा जी हैं। क्या कहते हैं रविंद्र शर्मा जी? एक लंबी लड़ाई है, लड़ाई के अंदर कीमत चुकानी पड़ती है। कोशिशें शांति के संदर्भ में आगे बढ़ी हैं। धारा 370 के प्रावधान के बाद कश्मीर के हालात, जम्मू के हालात बदले तो हैं। बड़ी संख्या में देश से लोग वहां पहुंच तो रहे हैं, टूरिज्म बढ़ा तो है, तीर्थ यात्री बढ़े तो हैं, और इनके बीच में जो ये कोशिशें शुरू हुई हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुकाबला करने की जरूरत है। क्या कहते हैं रविंद्र जी, आपका नजरिया? डॉक्टर निर्मल सिंह जी का भावनाओं का सम्मान है। उन्होंने कहा विपक्ष को अधिकार है, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, वो कहते हैं ये सियासत करते हैं, बोलते क्यों है। और चलो, इन्होंने ये माना तो है कि विपक्ष का ये दायित्व है, और ये कोई हम इल्जाम तराशी तो नहीं कर रहे, हकीकत देश और दुनिया के सामने आ रही है। हम ये पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या वो वजह हो गई कि आपने तमाम वो इक़दाम उठाए, नोटबंदी भी की, धारा 370 जो बुनियादी आप मानते थे कि बुनियादी जड़ है अलगाववाद, आतंकवाद की, वो भी आपने खत्म किया, उसको भी छोड़िए। उसके बाद आपने स्टेट को यूटी में बदला कि हम पूरा सुरक्षा तंत्र अपने हाथ में लेंगे, नहीं तो कुछ विपक्षी, कुछ ऐसी ताकतें हमारे हाथ बांध देती हैं। और ये कहते थे कि पिछली सरकारों के दौरान फौज का सिक्योरिटी फोर्स के हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए आतंकवाद काबू नहीं हो रहा। आपको तो याद होगा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, याददाश्त है
कि 2014 से पहले नैरेटिव यही होता था और ये भी कहा जाता था कि बहुत कमजोर सरकार है, बॉर्डर पे फौज मनमोहन सिंह जी के पास है, बॉर्डर पे बीएसएफ मनमोहन सिंह के पास है, फिर ये इन्फिल्ट्रेशन उग्रवादी आते कहां से जी। और ये भी हमने इल्जाम था कि ठीक बात है, आतंकवाद उस वक्त भी था, थोड़ा था, कम था, ज्यादा था, लेकिन आपने कुछ इकदाम उठाए, उसकी सराहना भी करते, कोई बात नहीं, विचारधारों में अलग बात है। लेकिन उसके बाद यूटी भी बनाया, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब यह है कि होम मिनिस्टर जी डायरेक्टली जम्मू कश्मीर को देख रही जी। अब 2 साल 2.5 साल में 2021 के बाद 50 से ऊपर जवान हमारे शहीद हो गए और कश्मीर के अंदर भी आपने देखा सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग्स हुई, माइनॉरिटीज की भी हुई, जम्मू के मुलाजिम की भी हुई, जो बाहर से नॉन लोकल वर्कर्स का काम करते थे 30-30 साल से, उनको भी उन्होंने टारगेट करके शहीद किया। और उसके बाद जम्मू सूबा लवलवान है, जोरी पुंछ में 2021 से ही बढ़ोतरी हो रही थी, 22 में भी हुई। डीजीपी साहब ने 31 दिसंबर 2022 को एक बहुत बड़ा बयान दिया कि जम्मू सूबे को हमने बिल्कुल साफ कर दिया है, कोई टेररिस्ट नहीं जी। नेक्स्ट डे 2023 की 1 जनवरी को 7 हिंदू लोगों की, माइनॉरिटी की वहां घरों में जाके किलिंग होती है डागरी के अंदर। लगातार जौहरीपुर में सेना पे हमले होते हैं, एक के बाद एक हमला हुआ, सेना पे हमले होते हैं। एनकाउंटर में हमारे मेजर, कैप्टन, ऑफिसर शहीद हुए, जवान शहीद हुए और वो तमाम इलाका जो पिछले सालों में, पिछले 2 दशक में तकरीबन मिलिटेंसी से फ्री था, कोई इक्का दुक्का वारदात जम्मू सूबे में होती थी, लेकिन वो दोबारा शुरू हो गई और इतनी गंभीर रूप से शुरू हो गई चुनाव के बाद। जगह आप देख रहे हैं, आज भी 2 जवान शहीद हुए और परसों 4 जवान हमारे शहीद हुए, एक आर्मी का कैप्टन है। और हम तो कोई इल्जाम थोड़ा कर रहे हैं, हम भी खुद हैरान हैं कि भाई क्या कर रही है सरकार। तो मैं रविंद्र जी इसमें कारण के संदर्भ में जाना चाहता हूं। एक लंबे समय के बाद लोकसभा चुनाव में दुनिया ने देखा किस तरीके की जन भागीदारी जम्मू कश्मीर की जनता ने निभाई। 58% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उसके माध्यम से अपने नुमाइंदों को लोकसभा में भेजा और अलग अलग दलों के लोग पहुंचे। 2 सीटें भाजपा ने जीती, 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, 1 सीट पर निर्दलीय भी जीता। अर्थात निष्पक्ष चुनाव के संदर्भ में अगर किसी को शंका हो तो यह भी दिखाई देता है कि भाई जनादेश एक पार्टी विशेष के संदर्भ में नहीं था। और उस चुनाव प्रचार के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करा दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करा दिए जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर को प्रस्तुत करने की कोशिश विवादित क्षेत्र के रूप में हमारा पड़ोसी देश करता है। क्या रविंद्र शर्मा जी को लगता है कि चूंकि विधानसभा चुनाव अब होने अगले 2 महीने में, इससे बौखलाकर ये आतंकी हमले हो रहे हैं, इस विधानसभा चुनाव को रुकवाने के लिए आतंकी हमले हो रहे हैं और ऐसे समय पर राजनीतिक दलों को साथ मिलकर आने की जरूरत है, या आपको लगता है कि पहले शांति आनी चाहिए फिर चुनाव आने चाहिए? रविंद्र जी, आपकी दृष्टि। मैं 2 बातें कहूंगा कि 2014 के चुनाव में जिस वक्त भाजपा ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया, उस चुनाव में 65% पोलिंग हुई थी, 65.6%। जी। उससे पहले 2011 में पंचायत के चुनाव में 80% पोलिंग हुई थी। मैं सल्यूट करता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को, आतंकवादियों को भय में और धमकियों के बीच पाकिस्तान को रिजेक्ट करके, हाँ तो पाकिस्तान नहीं चाहता यहाँ चुनाव हो, हम पाकिस्तान के मंसूबे में क्यों फंसते हैं, तो चुनाव के बीच लोगों ने हमेशा वोट दिया है और दहशत का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस काल होती थी। लेकिन इसलिए ये कहना कि पहली बार पर वोटिंग हुई है, आप रिकॉर्ड देखिए, मैं तो उसकी बात करूंगा। दूसरी बात जो मैं कह रहा था वो ये है कि हम तो मुखालफत के तौर पे मुखालफत, लेकिन जवान शहीद हो रहे हैं, इतनी आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं, लोग हमको क्या पूछेंगे अगर हम बोलते नहीं जो इनको बुरा लगता है। युवराज सिंह जी थोड़े नर्म में, इन्होंने कहा ठीक है बोल सकते हैं, पर हम जब सवाल करते हैं तो पहले सवाल तो मीडिया से आ जाता है, फिर बीजेपी से आ जाता है कि आप सवाल खड़ा करते हो सियासत हो गई। हम तो कहते हैं कि क्यों विफल हो रहे हैं, झूठी आपके पास, सारे कंट्रोल आपके पास, कोई दूसरी पार्टी है नहीं इस वक्त जो रेलेवेंट हो, या आतंकवाद को छुड़ाती हो, या बढ़ाती हो। आप कह सकते हैं इल्जाम तराशी, लेकिन वो तो आपके सहयोगी भी रहे जिनकी तरफ आपकी उंगली है। कांग्रेस का तो पक्ष साफ है कि पाकिस्तान से जैसे निपटना हम आपके साथ हैं,
आतंकवादियों से जब तक निपटना हम आपके साथ हैं, सेना के साथ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। हमारा दोहरा पैमाना नहीं है, आतंकवाद के हम भुक्तभोगी है। तो रविंद्र जी का सीधे कहना है भाई आप जो फैसला लो हम आपके साथ हैं, पर शांति तो लेकर आओ। मुझे आना है जेएस सोढ़ी साहब के पास में, लेकिन निर्मल सिंह जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। एक बार निर्मल जी के हस्तक्षेप को सुनते हैं। जी निर्मल जी। तो जी सिर्फ एक बात मैं रविंदर जी से कहूंगा। रविंदर जी बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, वकील हैं, इनको क्या सुझाव दीजिए, क्रिटिसाइज करिए कि ये हो गया, कहां से आए, कैसे करे, कितने उन्होंने किया, तो वो ठीक है, उनका है और सच्चाई है। इसमें हम सभी जो एकजुट हैं, इस एक मत है, इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको डील करने में जो सरकार कर रही है उसमें और क्या किया जा सकता है, क्योंकि फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा। हम आपके साथ है, जो करेंगे हम करेंगे, लेकिन सुझाव भी दीजिए साहब। सुझाव चाहते हैं निर्मल सिंह जी। रविंद्र जी कह रहे हैं सुझाव है। जी रविंद्र जी। देखिए, निर्मल सिंह जी ने कहा, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे जब गृह मंत्री, उन्होंने हमको बुलाया, मैं भी उसमें था। 10 लोग कश्मीर में बुलाए गए, मैं मुझे स्पेशली किया। जब उन्होंने कहा, हमसे पूछा, क्लोज डोर मीटिंग, उसमें कोई आदमी वो नहीं था जो उनको चाहिए था। हमने अपना तजुर्बा, और क्योंकि आतंकवाद सबके लिए खतरा है और देश के लिए खतरा है, मासूम मारे जा रहे हैं, वो सरकार पूछे तो सही सुझाव। और जो हमारे पास तजुर्बा, मैं एक सुझाव यहाँ देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब को भी ये बताना चाहता हूँ कि मैं आतंकवादी इलाके से रहता हूँ, जोरीपोश घर है और मेरे इलाके से इन्फिल्ट्रेशन होती है, आज भी दहशत है, यहाँ मैं रहता हूँ। लेकिन पिछली सरकारों ने विलेज डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रेंथन किया। बॉर्डर आउटपोस्ट, आपके कल डीजीपी साहब का मेरे साथ थे डिबेट में, उन्होंने माना, बॉर्डर आउटपोस्ट बनाई थी, वो इन्होंने क्लोज डाउन कर दी। जो पिकेट थी, जहां बस यात्रियों पे हमला हुआ, वो मेरे क्षेत्र में पड़ता है और मैं एक दिन पहले वहां था रात को 9 बजे, और वो आतंकवादी वही थे। और जब दूसरे दिन सुना तो मुझे भी दहशत हुई। वहां सिक्योरिटी पिकेट थी, वो बंद कर दी। मोगला जगह वहां पिकेट थी, बंद कर दी। लोग जो कहते हैं हमको कि हमको जो अपने हथियार थे सरकार ले लेती है, वापस नहीं देती। हम लाइसेंस रिन्यू के लिए करते हैं, 6-6 महीने डीसी के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पड़ा रहता है। साबका फौजी लेना चाहते हैं, नौजवान लेना चाहते हैं, बीडीसी लेना चाहते हैं। डांगरी कांड के बाद गृह मंत्री जी का बयान मैंने सुना और पढ़ा, और हमने पूछा कि एसएलआर दे देंगे। जब इलाके में जाकर के पूछते हैं, लोग कहते हैं 303 भी जो है वो खराब हो गई है। लोग लड़ने को तैयार है। डॉक्टर साहब, आप सहयोग दीजिए और हम आपके साथ हैं, क्योंकि लोगों को बचाना है। सब साथ हैं, पर हालात खराब हैं। क्यों हालात खराब हैं, इसके लिए मुझे अब सोढ़ी साहब के पास आना होगा। सोढ़ी साहब, थोड़ा उलझन को सुलझाइए ना। अभी तक जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, खूनी वारदातों के संदर्भ में हम घाटी के संदर्भ में अभ्यस्त थे, पर घाटी शांत है और लहूलुहान जम्मू है। इस बदली हुई परिस्थिति, बदले हुए हालात और इससे मुकाबला करने के लिए सुझाव आपके पास आया हो, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। जय डॉक्टर हिमांशु जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। रैंड कॉर्पोरेशन, जो कि दुनिया का एक विख्यात थिंक टैंक है, उसने 30 जून 2008 को एक अध्ययन सार्वजनिक किया जिसका विषय था कि दुनिया में आतंकवाद कैसे खत्म होता है। जो आंकड़े सामने निकल के आए वो ये थे कि दुनिया में आतंकवाद 7% खत्म तब हुआ है सेना की कार्रवाई से। 43% तब खत्म हुआ है जब पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट किया गया हो। 40% तब खत्म हुआ है जब पुलिस की कार्रवाई हो, और 10% दुनिया में आतंकवाद तब खत्म हुआ है जब आतंकवादियों के मंसूबे पूरे गए। 35 साल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ना खत्म हुआ है और ना ही कहीं खत्म होने के कागार में है। ऐसा क्या है कि पंजाब में आतंकवाद 15 साल में खत्म हो गया, लेकिन 35 साल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हिमांशु जी, 2019 को जब धारा 370 हटाई गई, तब से लेके अब तक 5 साल में एक ही बारी ऑल पार्टी मीटिंग या ऑल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग हुई है जम्मू कश्मीर में, जो 24 जून 2021 को हुई है। लेकिन जून 2020 को जब गलवान वाली हादसा हुआ, क्लैश हुआ चीन के साथ, तब से अब तक 4 साल में 21 बारी चीन के साथ बातचीत कर चुके हैं।
हम चीन के साथ 21 बारी कोर कमांडर लेवल टॉक्स करने को तैयार हैं, लेकिन हम इतनी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में है वो 5 साल में एक ही बार मिली है। ये जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, हल पॉलिटिकल डायलॉग से ही निकलेगा। सेना अपना काम करती जाएगी। मैं खुद जब सेना में सेवा में था तब मैं पटन तो बारामूला के पास जगह है वहां मैं पोस्टेड था, जो कि हॉट बेड मिलिटेंसी की, और मैं आपके दर्शकों को आश्वासन देना चाहता हूं कि दिन रात सेना अपना काम करती है, जो भी उसे काम मिलता है। लेकिन अब इस मसले को अगर हल करना है तो इसका एक ही तरीका है, पॉलिटिकल डायलॉग तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है। यहाँ पे एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, जब मैं पॉलिटिकल डायलॉग कहता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव है आपस में बात करना चाहिए। देखिए, जब पंजाब में भी आतंकवाद था हमने पाकिस्तान से बात नहीं की, हमने 1995 में लोंगोवाल अकॉर्ड किया और आस्ता आस्ता वहां पे शांति आ गई, वहां पे कोई आतंकवादी घटनाएं आज की तारीख नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि इस समस्या का सलूशन पॉलिटिकल है, अन्यथा यहाँ पे कभी आई नहीं। एक बात बताइए सोढ़ी साहब, आपने इतनी सारी बातें कही लेकिन आपने मेरे एक मूलभूत सवाल को अनदेखा कर दिया। मैं जानना ही चाहता था कि पहले आतंकी घटनाएं घाटी में होती थी, इस बार आतंकी घटनाएं जम्मू में होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बदलाव की वजह यह मुझे आपसे जानना था। आपने कहा कि पॉलिटिकली डायलॉग होना चाहिए, पर यह आतंकियों के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि ये पड़ोसी मुल्क से आ रहे हैं, तो क्या आपका कहने का आशय यह है कि चूंकि राजनीतिक संवाद नहीं हो रहा, राजनीतिक दलों से परस्पर बातचीत नहीं हो रही, तो क्या वहीं पर मौजूद कुछ राजनीतिक दल हैं जो उन आतंकियों को पनाह दे रहे हैं, उन आतंकियों को संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, उनको सुरक्षा उपलब्ध करा रहे हैं? तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर अंदरूनी स्तर पर संघर्ष है तो समझ में आए कि पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है, पर अगर पड़ोसी मुल्क के स्तर पर यह हस्तक्षेप चल रहा है तो इसका मुकाबला तो सीमा पर रोक के ही होगा, सीमा पर कार्रवाई के रूप में ही होगा। खबरें यह भी आ रही हैं कि गलवान घाटी के हमले के बाद बड़ी संख्या में सैनिक यहां से उठाकर गलवान की तरफ भेज दिए गए हैं, चीनी बॉर्डर पर भेज दिए गए, इसके कारण सैनिकों की कुछ कमी है। थोड़ा इस पर भी तो दृष्टि दीजिए थोड़ी साहब। हिमांशु जी, मैं आपके पहले प्रश्न के पहले हिस्से का जवाब दूंगा कि ये आतंकवादी घटनाएं आप जम्मू इलाके में क्यों ज्यादा हो रही है कश्मीर घाटी में का। देखिए, जो कश्मीर घाटी है वो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल रेंज है और जो जम्मू इलाका है वो साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज है। अब नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल रेंज में यानी कि कश्मीर घाटी में क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को सक्सेस मिल रही थी और जम्मू रीजन 2 साल पहले तक बहुत ही शानदार घटनाएं के अलावा वहां कुछ नहीं होता था। वहां सेना की भी जो डिप्लॉयमेंट थी वो कम थी, और जब सेना की गाड़ी जाती थी वो अकेली गाड़ी जाती थी एज कंपेयर टू कश्मीर घाटी जहां मिनिमम 3 गाड़ियां जाती थी सेना की, तब भी और अब भी। इसका मेन रीजन ये है कि ये जो आतंकवादी घटनाएं कश्मीर घाटी से शिफ्ट होकर जम्मू इलाके में हो गई हैं, जो कि साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज माना जाता है, कश्मीर घाटी नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल रेंज माना जाता है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन चीन के आक्रामक रवैये से है जो कि साउथ चाइना सी में हो रहा है। क्योंकि जो साउथ चाइना सी में चीन कर रहा है, जो पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर में कर रहा है, इसका डायरेक्ट तार है, डायरेक्ट कनेक्शन है। वो इसलिए है क्योंकि अगले 11 साल में 2035 तक 3 युद्ध होने हैं। ताइवान के लिए चीन 2027 में युद्ध करेगा, उसके बाद स्पार्टली आइलैंड में 2029 में करेगा, और 2035 में पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। जब पाकिस्तान हम पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, उसी वक्त चीन हमला करेगा अरुणाचल प्रदेश के लिए। अब ये सारी जो मुहिम है ये तो पाकिस्तान करवा रहा है, ये इसलिए करवा रहा है, इसके पीछे चीन पूरी तरह से खड़ा है। अब मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि जो मैंने शुरू में बोला पॉलिटिकल डायलॉग सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, इसकी अहमियत इसलिए हो जाती है जब पंजाब में आतंकवाद था तब भी पाकिस्तान था, कश्मीर में आतंकवाद है तब भी पाकिस्तान है। जब तक पाकिस्तान एक देश के तौर पर रहेगा ये आतंकवाद को भारत में समर्थन करता रहेगा। लेकिन जैसे पंजाब में हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर बैठी थी, ऐसा ही हमें जम्मू कश्मीर में करना होगा। क्योंकि अगर कोई भी जम्मू कश्मीर का आदमी या औरत स्थानीय सपोर्ट दे रहे हैं आतंकवादियों को, वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों खफा है, उनको क्या स्कीम्स नहीं मिल रही हैं। क्योंकि आज की तारीख में जो रेट है, रेट ये कि जब आतंकवादी किसी भी स्थानीय आदमी के घर खाना खाता है तो 500 रुपए देता है, अगर एक रात रहता है तो 1000 रुपए देता है।
इतने कम पैसे के लिए अगर एक स्थानीय आदमी अपने देश को बेच रहा है तो इसका एक राजनीतिक सोल्यूशन निकालना होगा, और राजनीतिक सोल्यूशन तभी निकलेगा जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे होकर बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर निर्मल सिंह वापस आपके पास आता हूं। रक्षा विशेषज्ञ सोढ़ी साहब ने सवाल उठाया गलवान घाटी। रवि जी एक बार बात कर ले निर्मल जी, तो फिर आपके पास आता हूं। गलवान घाटी पर हमला हुआ 2020 में, 2024 तक 21 बार 22 बार हमने बात कर ली चीन से। पर जिस जम्मू कश्मीर में शांति का सपना देश की जनता देखती है और सत्तारूढ़ दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी शांति लाने का संकल्प जाहिर करती है, उस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन 5 साल में केवल एक बार सारे दलों की बैठक कराई जाती है। क्या आप लोग मानते हैं कि यहां पर बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो बातचीत करने के लायक नहीं, इसलिए बातचीत नहीं हो रही, या इन लोगों की नीयत पर आपको संदेह है कि इनको शांति नहीं अशांति ही बनाकर रखनी है, इसी में इनकी प्राथमिकता है इसलिए ऐसा है, या कोई और वजह है कि कहीं शांति में इनका योगदान ना मान लिया जाए इसलिए इनको जरा इस प्रक्रिया से दूर ही रखो, इसलिए इनको बिठाया नहीं जाता है क्या वजह निर्मल जी जो आप बैठते नहीं? हिमांशु जी, हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं जी, पहले इन्होंने डायलॉग की बात की। मुझे लग रहा था शायद ये कहेंगे पाकिस्तान से डायलॉग करो, अच्छी बात है क्योंकि वो फौजी रहे हैं और पाकिस्तान क्या है उनको मानते हैं। रविंदर जी भी यहां बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछूंगा कौन से मुद्दों पर बात होगी। मैं खुद जो है पाकिस्तान 2 बार गया हूं ट्रैक 2 में, मीरवैस उसमें थे, यासीन मलिक में से भी इस्लामाबाद में बातचीत, अब उसमें भी मैं था, जो बगवाश की कॉन्फ्रेंसेस में जनरल मुशर्रफ को भी हम मिले थे। मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर इंटरनल डायलॉग की बात, एक तो रविंदर जी जवाब दे कि डायलॉग पाकिस्तान से करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके जो अलायंस बना इंडिया अलायंस है, इस इंडिया अलायंस के फारूक अब्दुल्ला कहते हैं तुरंत बातचीत करनी चाहिए पाकिस्तान की। एक तो ये रविंदर जी जो स्पष्टीकरण देंगे कांग्रेस की तरफ से, मैं चाहता हूं। दूसरी बात किस पर होनी चाहिए? 370 को रिस्टोर करने की, 35 को रिस्टोर करने की, यहां पर जो है ऑटोनॉमी देने की, सेल्फ रूल देने की, या किस पर किन मुद्दों के बात पर बात होगी? हां, अगर डिफेंस की बात है, जैसे रविंदर जी ने 2-3 सुझाव दिए हैं कि वीडीजी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उनको मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न वेपन्स देने चाहिए, ये करना चाहिए, हम भी मानते हैं और हो रहा है बिल्कुल। जो वीडीजी जो नई रेस की जा रही है, शायद रविंदर जी के ध्यान पे भी होगा, ये बात ठीक है, लेकिन अगर जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है या डिफेंस से कैसे टेररिज्म से जो है लड़ना है, वो तो डिफेंस एक्सपर्ट्स दे सकते हैं। निर्मल जी बहुत विनम्रता से एक बात पूछना चाहता हूं, जिस नीतीश कुमार के संदर्भ में पटना में दहाड़ कर कहकर आते हैं चाहे कुछ भी हो जाए इस आदमी को वापस नहीं लेंगे, उनसे बात करने के लिए आप लोग तैयार हो जाते हैं। जिस चंद्रबाबू नायडू को अपने ही ससुर को धोखा देने वाले पीठ में नहीं सीने पर चाकू मारने वाला आप बताते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं और उन्हें अपना साझेदार फिर बना लेते हैं, इसके लिए आप तैयार हो जाते हैं। पर जिस कश्मीर में, जिस जम्मू कश्मीर में शांति लाने का सपना आपका है, जिस जम्मू कश्मीर के लिए आपके प्रेरणा पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शहादत दी है, जिस जम्मू कश्मीर में शांति लाने के संकल्प के साथ आप 75 साल से बोलते हुए आ रहे हैं, वहां के राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करने में आपको परहेज है। आप पीडीपी के संदर्भ में सरकार बनाने तक को तैयार हो गए और आज हमने आपसे सवाल कर लिया कि 5 साल में केवल एक बैठक, तो आप हमसे पूछ रहे हो किस लिए करेंगे बैठक, किस बात के लिए करेंगे बैठक? जिन्होंने आपके साथ में इतना बुरा किया उनके साथ बैठक कर ले रहे हैं, उनके साथ फिर सरकार बना ले रहे हैं, और जिस कश्मीर घाटी को मुख्य धारा में लाना है वहां के राजनीतिक दलों से बात करने के संदर्भ में आपका सवाल है किस बात पर बात करें, क्यों बात करें? न्याय है निर्मल जी? हिमांशु जी, मैं एजेंडा सेट कर रहा हूं जी, होनी चाहिए बात जी, एक बच्चे से होनी चाहिए बात, मैं नहीं कह रहा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कौन से विषय पर होगी जी? मैं कहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, और यहां तक कि राहुल गांधी एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। जब इतने हमारे शहीद नौजवान शहीद हुए, टेररिज्म का नाम नहीं लिया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने जी। सिर्फ मोदी को क्रिटिसाइज करना, मोदी जी को, बीजेपी को करना, अटैक करना, करिए जी, हमारी जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन आपका जो ये जो बात है, इससे सिक्योरिटी फोर्सेस डिमोरलाइज नहीं होनी चाहिए जी। और जब इंटरनल डायलॉग की जब बात करते हैं तो मैंने कहा बेसिक एजेंडा सेट किया किस पर? 370 वापस लाने के लिए,
35 ए वापस लाने के लिए, ऑटोनॉमी के ऊपर, सेल्फ रूल के ऊपर, ज्वाइंट जो है यहां पर वो क्या नाम एक बात होनी चाहिए डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस बहाल कराने के संदर्भ में बात होनी चाहिए, वहां पर निर्वाचित सरकार अस्तित्व में आने के संदर्भ में बातचीत होनी चाहिए, लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव कराने के संदर्भ में बातचीत होनी चाहिए, हिंदुओं की घाटी में पुनर्वास के संदर्भ में। इन सब विषयों पर आप क्यों नहीं बात करते? बंद कर रहे हैं आप बात बंद करें। मैं कहता हूं इन बेसिक इश्यूज पर चर्चा क्यों नहीं होती, बताए ना, एजेंडा सेट करें, इस पर बात होनी चाहिए। निर्मल जी, मेरे टिप्पणी को एक बार सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा कि बात होनी चाहिए, और बात होनी चाहिए इस संदर्भ में होनी चाहिए कि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। बात इस पर भी होनी चाहिए कि वहां पर निर्वाचित सरकार होनी चाहिए। बातचीत इस पर भी होनी चाहिए कि घाटी के वो तमाम हिंदू जो पिछले 3 दशक 4 दशक से मारे फिर रहे हैं देश में, उनको उनकी जगहों पर वापस बसाया जाए। इन विषयों पर बात करने के लिए बाकी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करने से गुरेज क्या है? ये बताए ना, इस पर बात होनी चाहिए। तो मैं चलता हूं रविंद्र शर्मा जी के पास। रविंद्र जी, निर्मल जी बहुत नाराज हैं। आप लोग अलगाव के संदर्भ में बात करना चाहते हैं, कश्मीर को मुख्य धारा में लाने के लिए बात ही नहीं करना चाहते हैं। आप वापस 370 की बहाली चाहते हैं, आप 35 की वापसी चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ बातचीत चाहते हैं, और ये सब जो लोग चाहते हैं उनसे बात करने में निर्मल सिंह जी और उनकी पार्टी को कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या कहते हैं आप? पहली बात तो मैं रक्षा विशेषज्ञ का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हट करके एक फौजी लाइन लेने के अलावा उन्होंने एक अपना सुझाव दिया है जी। और डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने ठीक कहा। मैं जानता हूं ये अट्रैक्टिव डिप्लोमेसी में रहे हैं, तो इसलिए मैं समझता हूं कि इनको थोड़ी ज्यादा समझ दिया बीजेपी के बाकी साथियों से, नेताओं से, कि जम्मू कश्मीर कोई नहीं है कि आप तो कहते थे कि बीजेपी के पास ही सारा विजडम है और हमारे पास पूरा तरीका है कि पिछली सरकारों ने हाथ बांध के रखे, हमें आने दीजिए। ये तो कहते थे कुछ घंटों में ठीक कर लेंगे, और आज 10 साल के बाद सुझाव के लिए ये कोई पाकिस्तान से बात थोड़ी होनी है कि आप देश को बताएंगे कि आप पीओके को लेने के लिए बात कर रहे हैं। मोदी जी जब लाहौर गए थे तो पूरे देश को किसी को पता था? वो तो किस बात पे गए हमें तो पता नहीं, लेकिन हमने कहा चलो गए हैं तो अच्छी बात है। मनमोहन सिंह जी नहीं गए थे और कहा जाता था, लेकिन वो कमजोर हैं। आप तो गए थे पहल करने के लिए, पठानकोट, उड़ी और कितनी घटनाएं हो गई। मैं ज्यादा नहीं इनको नाराज करना चाहता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एजेंडा आप सेट करेंगे और बात हम करेंगे। फिर मतलब ये है कि ये अपने लोगों से बात करने के लिए, भाई आपके तो सहयोगी रहे निर्मल सिंह जी, तो महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, हम तो दूर हैं और आज इंडिया अलायंस का हिस्सा होंगे। आज वो अलग लड़ गए हमसे, और लेकिन हम कहते हैं कि सियासी दूर हो सकते हैं, देश के लिए कैसे दूर कर सकते हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी से बात करने के लिए तैयार है। अगर कोई सियासत को अलग रख के, चुनाव तो हमने हमेशा विरोधी रहना बीजेपी और कांग्रेस ने, हम नहीं सहयोगी हो सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी भी इनके साथ रहे, उमर अब्दुल्ला साहब इनकी कैबिनेट में रहे, तो इतनी दूरी क्यों? हमसे तो नफरत करें कांग्रेस से, लेकिन यह है कि जो लोग घाटी में हमसे ज्यादा उनकी कुर्बानियां हैं, और आप लाल चौक को पेंट करके कहेंगे कि तिरंगा हो गया और उससे शांति हो जाती, तो फिर आज बारामूला में आपको खुशी मनानी चाहिए कि जिस किस्म का संकेत मिला है। उमर अब्दुल्ला हमारे विरोधी हूं, इनके सहयोगी हूं, महबूबा मुफ्ती हमारे विरोधी हूं, इनको सहयोगी हूं, लेकिन उनके हाथ में देश का झंडा और मजबूती से है, उनके विचार अलग हो सकते हैं। जब ये बात अगर कांग्रेस वाला कह जाए तो पूरे देश में सवाल हो जाएगा कि डायलॉग की बात आपने से कैसे कर ली। हम इधर से सुझाव देंगे तो बदनाम हो जाएंगे, ये कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरे तो हो जाता है बदनाम। तो एनसी और पीडीपी अगर कोई बात कहते हैं तो वो आपके सहयोगी थे, वो अगर सुझाव देना भी चाहें तो इनके लिए सियासी मारने का एक मुद्दा बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं भाई हम आपके साथ खड़े, सेना के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को ध्वस्त करना है तो चलिए, हम आपके साथ खड़े हैं। फारूक अब्दुल्ला ने भी अब कह दिया कि उस फाइटर जहां में मुझे बिठा दो, मैं भी साथ चलूंगा। लेकिन आतंकवाद की समाप्ति होनी चाहिए, इन्फिल्ट्रेशन की समाप्ति होनी चाहिए। आप नहीं कर पाए तो आप सुझाव लेंगे तो शर्तें भी आप रखेंगे, शर्तें भी रखेंगे और हमसे पूछेंगे कि आप सुझाव दीजिए। हम आतंकवाद की समाप्ति के लिए जो सुझाव है मैं और भी दे सकता हूं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं। ग्राउंड में जो हमको लोग कहते हैं वो इनको कहने के लिए तैयार है। अभी और भी बड़ी बातें, क्योंकि ये बात जो सोनी साहब ने कही है, हमारे पास भी रिपोर्ट है कि गलवान के बाद ट्रुप्स जो है वो कम किए गए। एक और भी रिपोर्ट है जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, इसलिए मैं कहता नहीं कि यहाँ का निगरोटा का चार्ज चंडीगढ़ कमान के पास चला गया।
अगर कुछ बातें अगर ये डिफेंस की बातें मैं उस पर नुक्ताचीनी नहीं करता, उसमें नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए। प्रेम कुमार जी, आपकी टिप्पणी चाहिए मुझे जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 30 सितंबर से पहले लोगों की अपनी सरकार गठित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि विधानसभा चुनाव 30 सितंबर से पहले कराए जाए। देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करा दिए जाएंगे, पर चुनाव की संदर्भ में कार्रवाई आगे बढ़े उससे पहले जम्मू से आतंकी हमलों की खबरें सुर्खियां पा रही हैं। आपकी टिप्पणी। जी शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु जी। देखिए, इससे पहले कि विधानसभा चुनाव हो, वहां के एलजी का अधिकार ही जो है इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि उसको जो भी विधानसभा बनेगी वो दिल्ली जैसे हो जाएगी। जिस तरह से दिल्ली में लोग मचल रहे हैं, परेशान हैं राजनीतिक आइडेंटिटी बनने के लिए एक स्टेट के तौर पर, और उनको हक नहीं मिल रहा है, वो स्थिति चुनाव से पहले वहां थोप दी गई है। यानी चुनाव का मकसद ही बेमकसद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन परिस्थितियों में सुझाव दिया चुनाव कराने का, उसके बाद एक नई परिस्थिति आ गई कि एलजी पावरफुल हो गए। अब इसके बाद आप देखिए आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, वो रुक नहीं रही। तो इसके बेस में देखिए, ऐसी चर्चा तो अक्सर होती है और इसका अंत नहीं होता है। लेकिन एक बेसिक बात देखिए, हमें जम्मू कश्मीर तो चाहिए, कश्मीर तो चाहिए, लेकिन वहां की आवाम नहीं चाहिए, वहां की आवाम का कंसेंट नहीं चाहिए। तो आप केवल ज्योग्राफिकली कश्मीर थोड़े है कि आप उसको अपने साथ रख लिए, आप वहां इलेक्शन भी नहीं लड़ पाते। भारतीय जनता पार्टी तो इलेक्शन भी नहीं लड़ने जा सकी। ये हालात है, यानी आप कट गए हैं कश्मीर से। समझिए क्या कर रहे थे आप ठीक है 35A आपने हटाया, 370 आपने हटाया, तो संविधान के तहत आपके पास में बहुमत था और सुप्रीम कोर्ट ने भी समीक्षा कर ली, हम मानते हैं चलिए हो गया। लेकिन ये 35A और 370 कोई किसी आतंकवादियों ने आके नहीं लगाया था, पाकिस्तानियों ने आके नहीं लगाया था, हमारी सरकार ने ये इस व्यवस्था को माना था। ये एक कमिटमेंट था हमारा, हम उस कमिटमेंट से पीछे हटे या वहां के लोगों को साथ में लेकर के अगर कमिटमेंट से पीछे इसको खत्म किया जाता है, दो बातें होती हैं। अगर कश्मीर के लोगों को साथ में लेकर के अगर 35 से 370 हटाया जाता तो फिर कोई विवाद ही नहीं होता। लेकिन चूंकि कश्मीर के लोगों को उस समय तो पूरा नजरबंद कर दिया गया, पूरी घाटी में कर्फ्यू लगा दी गई, इंटरनेट बंद कर दिए गए, सेना तैनात कर दी गई, सारे हालात आप प्रतिकूल बना। पर प्रेम कुमार जी, एक बात तो देखिए ना, सब कुछ करने के बाद घाटी तो शांत हो गई, घाटी में आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं, घाटी में आतंकी घटनाएं नहीं हो रही हैं। मुद्दा यह है कि जो जम्मू शांत था, अब जम्मू में आतंकी घटनाएं हो रही हैं। इसमें कुछ टिप्पणी दीजिए ना। सरकार ने एक उपक्रम किया, जो घाटी आतंकी हमलों के संदर्भ में सुर्खियां बनती थी, उस घाटी में शांति है, यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार की उपलब्धि के तौर पर है। पर जम्मू में जो अशांति है, इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, जम्मू में अशांति पहले भी हुआ करती थी, ऐसा नहीं है कि जम्मू में अशांति पहली बार हुई है जी। हाँ, आपकी बात ये जरूर सही है कि घाटी में जो है वो शांति दिख रही है, शांति दिख रही है, लेकिन अशांति है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। वो जो वहां की अशांति है वही जम्मू में विस्फोटक तरीके से दिख रही है, आतंकी एक्शन के रूप में दिख रही है। तो इस बात से हम संतोष कर लें कि कश्मीर शांत हो गया तो ये हम अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। कश्मीर शांत होता तो जम्मू में हिंसा ही नहीं होती, जम्मू में हिंसा नहीं होती, ये कहना है प्रेम कुमार जी का। निर्मल जी बीच में बहुत नाराज थे, पर निर्मल जी, हमारे काम का तरीका यह है, कार्यक्रम का तरीका यह है कि जब जो व्यक्ति बोल रहा होता है ना, उसको हम धैर्यपूर्वक सुनते हैं और प्रतिकार करने के लिए दूसरे व्यक्ति को पूरा समय देता है। वो आपका समय है। आपसे जानने लायक दो बातें हैं। एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चुनाव तो होंगे, क्योंकि आप ही ने खुद धारा 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप मानने के लिए बाध्य हैं। पर प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि ये कैसा आदेश मान रहे हैं आप कि जब जनता की चुनी हुई सरकार अस्तित्व में आनी है, उससे पहले अधिकार संपन्न आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को बना दे रहे हैं। आपकी मंशा संदेह के दायरे में नहीं आएगी? आपका इरादा क्या है? हिमांशु जी, रविंद्र जी यहां बैठे हुए हैं, कानून के जानकार हैं,
देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डायरेक्शन देने की पावर नहीं है। रेफरेंस आया है और सरकार ने अपनी कंसेंट बताई है, वही नहीं। 2 बार प्रधानमंत्री जी ने जम्मू में आके 20 मार्च को कश्मीर में, सॉरी अभी पीछे जो है उधमपुर में तब, और 21 जून को जब जो है योग दिवस पर आए थे, उन्होंने कमिटमेंट की है। हमारे गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कमिटमेंट की है। हम तैयारियां कर रहे हैं, चुनाव होंगे, ये बात एक है। और वो जो 30 सितंबर से पहले पहले चुनाव की प्रक्रिया या चुनाव होंगे, इस प्रकार का, और इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया है। नंबर 1, उसमें कोई संशय या इस प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यहां तक जो एलजी का, उसको इंपावर करने की बात है। देखिए, जम्मू कश्मीर में हम प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। जैसे रविंदर जी ने भी कहा था कि केंद्र ने जो यूटी बनाने का एकमात्र कारण था कि यहां की लॉ एंड ऑर्डर सारी कंट्रोल जो है होम मिनिस्ट्री के पास रहे। जो 5 अगस्त 2019 के बाद की जो उपलब्धियां हैं, 370 समाप्त करने के बाद 35 के, उनको कंसोलिडेट करने के लिए जो ऐसा ऐसा जो आप भी बात कर रहे थे कि 2 करोड़ के लगभग टूरिस्ट आते हैं। आज जो कश्मीरी नौजवान जो है वो गेम्स में जो है सिविल सर्विसेज में डॉक्टर, इंजीनियर, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के लोग अच्छा कर रहे हैं, नौजवान कर रहे हैं। उनको अगर उसको सारे बेनिफिट्स को, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को लोगों के जहन में नहीं बिठाना है, उसके लिए कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने की जरूरत है। और मैं एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते जो एलजी साहब को जो पावर्स दिया, उस दृष्टि से देखता हूं। अच्छा निर्मल जी, एक बार बताओ, आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है क्या कि कश्मीर में 30 सितंबर तक जो चुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है? जी, आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है क्या कि जो 30 सितंबर तक चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने वाला है, इसलिए एलजी को ही इतना शक्ति संपन्न करके रख लो? ऐसा नहीं है सर। माशू जी, आप पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं। आप तो जो है शायद आप बात निकालने के लिए कह रहे हैं। देखिए, ये स्ट्रेटेजिक मामला है। ये जम्मू कश्मीर जो एक प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, 50,000 लाशें गिरी हैं। अच्छा, तो एक बार बताओ निर्मल जी, आपको जम्मू कश्मीर की जनता में बिल्कुल भी एतबार नहीं है कि वो एक ऐसी सक्षम सरकार, ऐसी देश हितकारी सरकार, ऐसी कामकाजी सरकार और उसका मुखिया चुन पाएंगे जो इस प्रॉक्सी वार का मुकाबला करने में सक्षम हो? उसके लिए एक रिमोट पर चलने वाला व्यक्ति ही दरकार होगा, जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर देखेंगे। वाकई आपको लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों में दम नहीं है कि वो एक इस देश के प्रति निष्ठावान सरकार और उस निष्ठावान सरकार के मुखिया को चुनकर दे पाएंगे? हिमांशु जी, हमने 1947 के बाद यहां देखा है। 1953 को जिस नेहरू को, शेख अब्दुल्ला को नेहरू जी जो है बिल्कुल गले लगाते थे, उनको अरेस्ट करना पड़ा था। और आप देखें, यूनिफाइड कमांड में मेरा अपना एक्सपीरियंस है। वहां पर चीफ मिनिस्टर जो है प्रेजाइड करती थी, मैं भी साथ रहता था। जनरल्स होते थे, आईबी इराक के लोग, वहां एक बात होती थी, पीछे दूसरी डायरेक्शन दी जाती थी। और निर्मल जी, आपका इस बात के लिए आभारी हूं। अभी तक सब लोग ये बताते थे कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में नेहरू जी ने केवल शेख अब्दुल्ला से दोस्ती निभाई। कम से कम आपने इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते इस सत्य को खुद उद्घाटित किया कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के प्रति दोस्ती नहीं निभाई। जब जो जरूरी हुआ वो कदम उठाया। जिस शेख अब्दुल्ला की दोस्ती की दुआई दी जाती है, उस शेख अब्दुल्ला को जेल में डालने का फैसला नेहरू की सरकार ने लेकर दिखाया था। बहरहाल, मैं आखिरी टिप्पणी के लिए एक बार रविंद्र जी के पास जाता हूं और रविंद्र जी, आपसे जानना चाहता हूं, आतंकियों के हमले में एक मंसूबा साफ तौर पर दिखाई देता है कि कश्मीर में चुनाव ना हो, या कश्मीर में चुनाव हो तो दहशत के साए में हो। रविंद्र जी क्या मानते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता दहशत में आ जाएगी या ये चुनाव होंगे और सफलतापूर्वक होंगे? देखिए हिमांशु जी, मैं आपका धन्यवाद हूं कि बहुत ही विशिष्ट पैनल है यहाँ। सारे निर्मल भाई भी चलो हमारे मित्र है और ये इतिहास पढ़ाते थे, मैं पढ़ता भी था, मैं भी हमें हिस्ट्री हूँ, थोड़ा कानून भी जानता हूँ। लेकिन यह है कि मैं एक बात हो, कल ये मान लीजिए गलती से कहीं मुख्यमंत्री बन जाएं, उप मुख्यमंत्री बन जाएं और मुझे दरख्वास्त देनी पड़े इनको, ये क्या काम करेंगे? जो बात प्रेम भाई ने उठाई है कि आपको आज जब आप चुनाव करवाने जा रहे हैं, आप एक संदेश देने जा रहे हैं कि हमको जम्मू कश्मीर की जनता पे विश्वास नहीं है,
आप पहले जब 2019 में आपने यूटी बनाई, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर लाया, तो ये सारी पावर तो उस वक्त दे देती। यूटी में व्यवस्था आपने कहा पौंडीचेरी दिल्ली, मैं जानता हूँ कानून के तौर पे, लेकिन इस संदर्भ में आपने जो सवाल कहा ये हम पूछते हैं कि इनको तो पता है कि नॉन बीजेपी सरकार बननी है, लेकिन आप सरकार पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते। और इनकी सरकार में भी 110 या 15 लोग जो है वो मारे गए फौज की और सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों से। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे, किसकी हिम्मत थी कि आतंकवाद या पत्थरबाज जब वो हालात बनते थे इन्होंने भी चलाई। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे हमारे, तो 110, 15, 20 या जो भी आंकड़ा है, हालात खराब हुए कि किसने ऑर्डर रोका, यूनिफाइड कमांड। मान सकते हैं कि इनके सियासी, लेकिन आतंकवाद का मुकाबला पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन्होंने भी किया। हालात खराब हुए बुरहान वानी के बाद। पिछली सरकार में हुए तो वही मुख्यमंत्री रहे, फारूक अब्दुल्ला थे। आप विश्वास तो करिए, गुलाम नबी आजाद भी रहे और मुफ्ती साहब भी चीफ मिनिस्टर रहे। और मैं जानता हूं कि ठीक है, जो मस्कुलर अप्रोच होती है कि पकड़ लो सारे गांव को, पीटना शुरू कर दो, मैं समझता हूं वो नहीं। लेकिन किसी ने आतंकवादी को ये नहीं कहा कि इसको छोड़ दो, बख्श दो। मैं और कोई विवादी बात नहीं करता इसलिए। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव आपने ये डीसी ट्रांसफर नहीं कर सकते। पूछिए, इन्होंने कैबिनेट में बैठ करके सैकड़ों डीसी, एसपी, एसएसपी और ट्रांसफर किए कमिश्नर। आज आपने लिख दिया कि ट्रांसफर की फाइल चीफ सेक्रेटरी सीधा एलजी के पास जाएगी। वो मुख्यमंत्री बेचारा क्या करेगा? एमएलए जाएगा मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, कि डीसी नहीं सुनता, एसएसपी नहीं सुनता। आपने जनता को संदेश दे दिया, चाहे वो जम्मू किया, कश्मीर किया, कि हम आपको, स्टेट तो दूर की बात है, वादे तो आप बहुत करते हैं, वो जुमले हो जाते हैं। पार्लियामेंट में कहा, स्टेट तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेरी सून, गवर्नमेंट ने माना है। वो सून का इंटरप्रिटेशन क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, दे सकता है कि 30 सितंबर तक चलो चुनाव कराएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हालात गंभीर थे। 96 मई में नरसिम्हा राव जी ने फैसला किया कि यहाँ चुनाव होंगे। कुछ पार्टियां नहीं लड़ सकी, असेंबली चुनाव टल गए, लेकिन लोकसभा चुनाव हुए। हमारे अध्यक्ष थे ग्राम सेवकार निर्मल सिंह जी, जानते हैं, उड़ी से उन्होंने जुलूस निकाला, बारामूला तक कई हमले हुए, लेकिन कांग्रेस ने उस चुनौती के बीच में चुनाव लड़ा। हमारे 4 एमपी जीते। फिर 3 महीने बाद असेंबली चुनाव हुए। 2002 में इन्होंने चुनाव कराए, वाजपेयी साहब की सरकार, हालात अच्छे नहीं थे। उसके बाद भी हालात खराब के बीच में हम सरेंडर नहीं करते। कौन है पाकिस्तान? प्रजातंत्र से, वोट से 70%, 80% लोग वोट डालेंगे, पाकिस्तान बेनकाब होगा। इंटरनेशनल पाकिस्तान बेनकाब होगा। तो कुल मिला के हम मुद्दे पर पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हालात विषम करने की कोशिश है। सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क का हस्तक्षेप है। पर पड़ोसी मुल्क जो कुछ भी करे, पर हम इस देश के बाशिंदे होने के नाते अपनी भूमिका क्या ईमानदारी से निभा रहे हैं? क्या इस देश के राजनीतिक दल आपसी प्रतिद्वंद्विता का भूल देश हित में वो सारे कदम मिलजुल कर उठा रहे हैं जो इस समय जम्मू कश्मीर की जरूरत है? जम्मू कश्मीर में एक निर्वाचित सरकार के माध्यम से शांति लाना संभव है, या एक केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से शांति लाना संभव होगा? हो सकता है केंद्र सरकार का फैसला सही हो, पर केंद्र सरकार के इस फैसले में स्थानीय लोगों की सहमति अगर साथ में जुड़ जाएगी तो शायद नतीजे और जल्दी और बेहतर रूप में आएंगे। चुनाव कराए जाए और चुनाव से पहले ही अधिकार संपन्न लेफ्टिनेंट गवर्नर को बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं अंदेशा जागेगा। इस अंदेशे की कहानी को दूर होना चाहिए, अंधेरा छटना चाहिए और जम्मू कश्मीर में शांति आनी चाहिए। क्या जिम्मेदार राजनीतिक दल इस भावना के साथ आते हुए दिखेंगे? सवाल है। आने वाले समय में इसका उत्तर मिलेगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।